हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के प्रथम भाग में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सामान्य जानकारी तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी से संबंधित अध्याय को आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बीच में संबंध का पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम मुक्त पतन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार हमने यह पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु, समझ लीजिए ये वस्तु है, कोई ए वस्तु है और ये समझ लीजिए कोई बी वस्तु है। यदि कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, यदि ए इस वस्तु बी पर कोई बल लगा रही है तो वस्तु बी भी क्या करेगी, ए पर कोई बल लगाएगी। ठीक है, तो ये अगर वस्तु ए है और ये वस्तु क्या है, बी, तो यदि वस्तु ए बी पर बल लगा रही है तो वस्तु बी भी, ठीक है, उस ए पर क्या करेगी, बल लगाएगी। और इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये दोनों बल मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी केवल दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। अब देखो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है कि हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे स्वतंत्र रूप से वह गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, और यहाँ से समझ लीजिए एक पत्थर गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है, तो ये पत्थर है, समझ लीजिए ये पत्थर कहाँ गिर रहा है, पृथ्वी की ओर पत्थर गिर रहा है। ये तो पृथ्वी पत्थर को आकर्षित करेगी और पत्थर भी क्या करेगा, पृथ्वी को आकर्षित करेगा। ये अगर पृथ्वी है आपकी, ठीक है, और ये क्या है, पत्थर, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर स्वतंत्र रूप से कोई पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो ये पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये पृथ्वी भी क्या करेगी, पत्थर को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, यानी कि इसका विपरीत हो जाएगा इस तरफ, यानी ये अगर पृथ्वी पत्थर को इस तरफ खींच रही है तो पत्थर भी पृथ्वी को इस तरफ क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। अतः पृथ्वी भी उसे अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो यानी कि अगर पृथ्वी पत्थर को अपनी तरफ खींच रही है तो निश्चित रूप से जो पत्थर है वो भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। और इस स्थिति में जो लगने वाला बल होता है उस बल को हमने पढ़ा था F = ma, जहाँ पर m क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a क्या है, वेग में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पत्थर को अपनी तरफ खींच पाती है, लेकिन पत्थर पृथ्वी को हमें खींचता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता, इसका कारण क्या है। तो देखो इसका कारण ये है कि पत्थर का द्रव्यमान कम होने के कारण उसके वेग में त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ से अगर सूत्र से आप देखोगे तो F = देखो क्या है, ma, और जब a और m के बीच में आप रिश्ता निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/m। यानी अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो त्वरण क्या होगा, कम, और ये द्रव्यमान कम है तो त्वरण क्या होगा, अधिक। ठीक है, तो देखो पत्थर का द्रव्यमान है वो क्या है, कम है, इसी कारण उसमें उत्पन्न जो त्वरण का मान है वो कितना है, ज़्यादा है, और इसी कारण हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा, और इस कारण से इसका त्वरण क्या होगा, बहुत कम। कितना देखो, 1.65 × 10⁻²⁴, यानी इतना कम है कि हम इसको अनुभव भी नहीं कर सकते, और इस कारण से हमें पृथ्वी वो पत्थर की ओर आकर्षित होती हुई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि जो त्वरण है वो द्रव्यमान के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है,
इसी कारण से जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा, ठीक है। और इस कारण हमें वो पृथ्वी की ओर आता हुआ क्या देगा, दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से इसके द्वारा उत्पन्न जो त्वरण का मान है वो क्या है, बहुत ही न्यून है, कम है, जिसको हम अनुभव भी नहीं कर सकते, इतना है। इस वजह से हमें पृथ्वी किसी वस्तु की ओर आकर्षित होती प्रतीत नहीं होती, ठीक है बच्चों। आगे देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, कि इस नियम के आधार पर कौन कौन सी घटनाएं प्रकृति में होती है। देखो पहली घटना, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी कि जीव जंतु मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर उपस्थित है या पृथ्वी पर मौजूद है, पृथ्वी जिसके जरिए उनको बांधे हुए हैं, वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जंतु क्या हुए हैं, स्थित हैं। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। कारण क्या है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, और इस वजह से चंद्रमा में त्वरण का जो मान है उसका हमें महसूस होता है, और चंद्रमा हमें पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए दिखाई देता है। फिर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो ग्रहों के द्रव्यमान से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से जो सूर्य का त्वरण है वो तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उनमें जो उत्पन्न त्वरण है वो हमें महसूस होता है या दिखाई देता है, और तभी हमें सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी कारण अन्य घटना क्या है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो ये सारी क्रिया हैं वो किस पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता था कि दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल का मान क्या होता है, F, जो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, जबकि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूटन की गति का तीसरा नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम के बीच का जो संबंध है वो पढ़ा। फिर हमने कुछ अन्य तथ्य देखे कि पत्थर पृथ्वी की ओर आता हुआ क्यों दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी पत्थर की ओर आकर्षित होती क्यों नहीं दिखाई देती। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति क्यों करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति क्यों करते हैं। इन सभी कारणों के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। इसी नियम के आधार पर ये सारी घटनाएं प्रकृति में संभव होती है, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ रहे हैं मुक्त पतन। क्या पढ़ रहे हैं, मुक्त पतन। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की ओर गिरना क्या करती है, प्रारंभ कर देती है। जैसे आपने यहां से नीचे से ऊपर को कोई वस्तु फेंकी, ठीक है, ये कहां से फेंकी, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी, ठीक है। फिर होगा क्या कि कुछ ऊंचाई पर जाने बाद, ठीक है, समझ लीजिए कुछ ऊंचाई तक यहाँ पर ये गई, और यहाँ से जाने के बाद ये पुनः क्या होगी, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। समझ लीजिए इसने ये है ऊंचाई दूरी की है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये धरातल है जहाँ से आपने इसको फेंका है। तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये फिर से क्या होगी, नीचे की ओर आना प्रारंभ हो जाएगी, धरती की ओर या पृथ्वी की ओर, ठीक है। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इस पर जो बल लग रहा है वो बल कौन सा लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देती है। कारण क्या है, क्योंकि उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस स्थिति में होता क्या है कि किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन या गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। मतलब जो हमने अभी वस्तु ऊपर फेंकी थी, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसी को हम कह रहे हैं मुक्त पतन। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो उसको हम कहते हैं मुक्त पतन। क्या कहते हैं, मुक्त पतन। देखो यही लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन यानी गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। आगे मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो दिशा तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, सेम टू सेम दिशा है, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।
यानी कि डायरेक्शन नहीं बदल रही। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? वेग में। ठीक है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो हमको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। ये जब हम साधारण वेग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर जो उत्पन्न त्वरण है उस त्वरण को हम साधारण त्वरण न कह के कौन सा कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। कारण क्या है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देखो फिर से सुनो कि जब भी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है? नीचे की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, जब आकर्षित होती है तो उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन किसमें परिवर्तन होता है? वेग में। और हमको पता है कि वेग परिवर्तन होता है जब, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। वेग परिवर्तन पर जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो कौन उत्पन्न होता है? त्वरण। ठीक है, क्योंकि त्वरण का मान ही क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो त्वरण हो रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो इसी कारण यहाँ पर उत्पन्न त्वरण को हम साधारण त्वरण न कह के क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है कि मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ क्या करती है? गिरती है। लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में क्या होता है? परिवर्तन होता है कि जब एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद उसका जो वेग है प्रारंभिक, वो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगी तो इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, और इस वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक वही है जो साधारण त्वरण का होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो साधारण त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही मात्रक इसका होता है। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक वही होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका नाम क्या है और उसका मान क्या है। देखो, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी जब भी कोई वस्तु किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक गलत लिखा गया है, ये तो गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो बल है वो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किया जा रहा है या लगाया जा रहा है, तो इस कारण से उसकी जो दिशा होगी वो भी कहाँ होगी? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ठीक है, अब अगर हम इसके मान की तुलना ज्ञात करें कि इसका भाई मान क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होगी? इसके केंद्र की ओर। देखो, तो समझ लीजिए हमें पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं? m e, और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं? कैपिटल M। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो हम क्या मान रहे हैं? F। और इन दोनों वस्तु और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो हम कितनी मान रहे हैं? R। कितनी मान रहे हैं बच्चों? R। फिर से सुनो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? m e, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। फिर ये वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। फिर पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? उसको हम F मान रहे हैं। ठीक है, और वस्तु और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी कितनी है बच्चों? R। ठीक है, देखो, तो हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, उसके अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर जो लगने वाला बल है वो क्या होता है? F = G m1 m2। ठीक है, तो m1 m2 यानी कि एक पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर m e है और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m बटे में d²,
यानी दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी हमने यहाँ पर कितनी ली है r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये हमने कहाँ से देखा था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जहां पर देखो m ही पृथ्वी का द्रव्यमान है और m किसका द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और f क्या है, तो f बल लगने के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या है, f। ठीक है, अब देखो, अब बल का जो सूत्र होता है F इक्वल टू क्या होता है, ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, यहाँ पर त्वरण क्या है, स्मॉल g, तो इस साधारण त्वरण की जगह हम क्या रख लेंगे, स्मॉल g। ठीक है, अब इस F बराबर mg का मान कहाँ पर रख देंगे हम, समीकरण 1 में, यहाँ पर mg की जगह। देखो मैं यहाँ अलग से आपको समझा देता हूँ इस चीज को। देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, बिल्कुल सरल है। ये पृथ्वी है और ये आपकी वस्तु है। पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 या me, और इसका मान लेता हूँ मैं स्मॉल m। ठीक है, दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या है, F है, और दूरी कितनी है, r है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल है वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा, g me जो पृथ्वी का द्रव्यमान है गुणा वस्तु का द्रव्यमान m बटे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, वो कितना है, r स्क्वायर। ये हमने कहाँ से पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। ठीक है, फिर हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। एक मिनट, पेन थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू ma, जहाँ पर m क्या होता है द्रव्यमान, a क्या होता है त्वरण। तो जब यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान का मान तो m का m रहेगा, लेकिन साधारण त्वरण की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल g। स्मॉल g का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब इस f बराबर mg का मान मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर f की जगह। तो देखो क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू g me जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, गुणा m जो वस्तु का द्रव्यमान है, बटे में r स्क्वायर। अब देखो इस m से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों वस्तु के द्रव्यमान है। तो यहाँ से g का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, g का मान आ जाएगा g me अपॉन r स्क्वायर। ये किसका मान आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का। किसका आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, तो यही बात देखो यहाँ पर सीध करके लिखी हुई है कि f का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या रख दिया, इस कैपिटल G का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो जब आप कैपिटल G का मान रख दोगे तो G बराबर कैपिटल G का मान कितना है, देखो ये 6.6734 गुणा 10 की घात -11 गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान me है, तो me का मान कितना होता है, 6 गुणा 10⁻24 बटे में r स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या या दूरी कितनी है उसके केंद्र से, तो 6.4 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो का आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है स्मॉल g का, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फिर हमें अगर पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध क्या होता है, तो वो होता है g इक्वल टू कैपिटल G me जो पृथ्वी का द्रव्यमान है बटे में r स्क्वायर, और r यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक के बीच में क्या होता है, संबंध, जहां पर स्मॉल g क्या है, स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, me क्या है, me है पृथ्वी का द्रव्यमान, और r स्क्वायर क्या है, तो r स्क्वायर है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो ये संबंध होता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो वही संबंध लिखा हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर क्या होता है।
तो पहली बात, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.673 गुणा 10 की घात -11, ये किसका मान होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक। ये स्मॉल जी है और ये कौन सा है, कैपिटल जी। ठीक, फिर गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसा होता है, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग जगहों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, जबकि गुरुत्वीय जो स्थिरांक है इसका मान सदैव कैसा होता है, स्थिर, ये कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, फिर गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। फिर गुरुत्वीय त्वरण कैसी है, सदिश राशि। कारण क्या है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं, दिशा भी निश्चित होती है और परिमाण भी, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। और गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है, ये अदिश राशि है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा का कोई मान निश्चित नहीं होता, इसी कारण से ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने जो गुरुत्वीय त्वरण और मुक्त पतन से संबंधित जो सारी जानकारी थी उसको अच्छे से पढ़ लिया है, और फिर हमने गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में जो अंतर या संबंध होता है उसका भी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।